आज के आधुनिक युग में जहां गैजेट्स की भरमार है, ऊर्जा की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम अधिकतर जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करते हैं, जो बहुत ही सीमित मात्रा में मौजूद है और प्रदूषण पैदा करने वाला भी होता है। जीवाश्म ईंधन तेजी से खत्म हो रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब खास तौर पर कोयले की उपलब्धता कम हो जाएगी। जीवाश्म ईंधन को खुदाई करके निकालने की तकनीकें लगातार विकसित हो रही हैं। नतीजा ये कि जीवाश्म ईंधन के बचे हुए भंडार भी जल्द ही खत्म हो जाएंगे। धरती को स्वच्छ और हरा वातावरण चाहिए, इसलिए नए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की जरूरत है। दूसरा सच ये है कि हम देश के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं और वो है जल संकट। देश के अलग अलग हिस्सों में पानी की कमी ने पूरे देश में खतरे की घंटी बजा दी है। पानी के लिए लगी लंबी घुमावदार कतार लगभग हर शहर में देखने को मिल जाती है। लोग धरती के नीचे का पानी धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से भूजल स्तर लगातार घटता जा रहा है। पूरा देश पानी की कमी की समस्या की चपेट में आ चुका है। सूखे खेत और सूखे कंठ लगभग हर जगह की कहानी बन गए हैं। ये मसला इतना गंभीर है कि नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अगर आज अभी इसी वक्त से सही कदम नहीं उठाए गए तो वर्ष 2030 तक पानी की उपलब्धता और जरूरत आपूर्ति से कहीं अधिक हो जाएगी। भारत की दूसरी जगहों की तरह ही लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी पीने के पानी और बिजली की उपलब्धता सीमित है। इन द्वीपों की जगह भू आकृति, यहाँ होने वाली वर्षा और हाइड्रोजियोलॉजिकल की वजह से पानी और बिजली की उपलब्धता सीमित है। लक्षद्वीप में कोई नदी या धारा नहीं बहती है। आम जनजीवन के लिए भूजल सीमित ही उपलब्ध है और प्रदूषित भी है। लगातार बढ़ती जनसंख्या और लोगों के बेहतर होते जीवन स्तर की वजह से यहाँ पानी और बिजली की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। इसलिए जरूरत है जीवाश्म ऊर्जा के नए और बेहतर स्रोतों को तलाशने की, जैसे परमाणु विखंडन, पानी से बनने वाली बिजली, बायोमास और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत जैसे हवा, सूरज, भूताप और महासागर इत्यादि। देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7,500 किलोमीटर का समुद्र तट है, जिसमें लगभग 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एक बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र है। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र देश के तटीय जल और समुद्री किनारे से मिलकर बना हुआ क्षेत्र है। भारत के पास अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है, तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इस क्षेत्र के बहुत बड़ा होने के कारण यहाँ महासागर ऊर्जा उपकरण लगाए जा सकते हैं। भारत के संदर्भ में भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास होने की वजह से समुद्र की सतह का पानी हमेशा गर्म रहता है। भारत का थर्मल ग्रेडियंट पूरे साल स्थिर रहता है, जिससे ऊर्जा के इस्तेमाल में मदद मिलती है। इसे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यानी महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण कहते हैं। Global warming is being faced throughout the world, and we all know that it is essential that we should have green energy and we should not be depending on non-renewable energy sources like the fossil fuels. India being close to equator, the surface seawater temperature is quite high compared to regions which are far away from the equator. This gives us an advantage because the sunlight does not penetrate more than 50 to 100 meters, and the temperatures more than a kilometers would be of the order of 4 degrees around. So what we have is the surface seawater is warm and the bottom seawater is cool, so we get a difference in temperature. This is the advantage which India has got, through which we will be able to generate power using the difference in temperature.
तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यानी महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण होता क्या है। सुनने में भले ही ये बहुत जटिल लगे, लेकिन समझने में बहुत आसान है। पानी का कोई भी स्रोत, समुद्र हो या फिर महासागर, उसमें दो तरह का पानी होता है, एक जो गहराई में होता है और दूसरा जो सतह पर होता है। दोनों ही पानी का तापमान अलग अलग होता है। सूरज की रोशनी सीधी पड़ने की वजह से सतह के पानी का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वहीं जैसे जैसे हम समुद्र के अंदर गहराई में जाते हैं, सूरज की रोशनी कम पड़ती है। समुद्र में 1000 मीटर की गहराई पर मौजूद पानी का तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है। तापमान में अंतर का इस्तेमाल करके ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यानी महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण तकनीक ऊष्मा गतिकी चक्र की मदद से बिजली पैदा करती है। हीट एक्सचेंजर्स, समुद्री जल पंप और टर्बो जनरेटर इस ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यानी महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण प्रणाली का प्रमुख हिस्सा हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का विचार आया कहां से। 1870 में जूल्स वर्न ने अपने नॉवल 20,000 लीग्स अंडर द सी में ओटेक के विचार को दुनिया के सामने रखा, लेकिन जैकस डी आर्सनवाल और उनके छात्र जॉर्जस क्लाउड ओटेक के अग्रणी थे। क्लाउड ने पहला ओटेक संयंत्र 1930 में क्यूबा के मटैंजास में लगाया था, जो बाद में तूफान की वजह से बर्बाद हो गया। 1956 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक एबिद जान ने एक संयंत्र आइवरी कोस्ट में लगाया था, लेकिन पेट्रोलियम के सस्ते स्रोतों ने इसे गैर आर्थिक बना दिया। 1962 में जे हिल्बर्ट एंडरसन और जेम्स एच एंडरसन ने एक नया क्लोज्ड साइकिल डिजाइन बनाया, जिसे सामान्य बाजार द्वारा खारिज कर दिया गया था। 1970 में जापान की टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने नाउरू के द्वीप पर ओटेक का क्लोज्ड साइकिल संयंत्र लगाया था। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण के माध्यम से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में विकास को लेकर आशा की किरण दिखी। 1990 में अमेरिका के NREL ने हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग करके हवाई में ओटेक के ओपन साइकिल को लेकर एक प्रयोगात्मक सुविधा स्थापित की। सन 2000 में भारत ने 1 मेगावाट का तैरने वाला संयंत्र स्थापित करने की कोशिश की। सारी तैयारी हो गई, लेकिन संयंत्र में काम शुरू नहीं किया जा सका, क्योंकि संयंत्र से 1 किलोमीटर लंबी ठंडे पानी की पाइप को नहीं जोड़ा जा सका। ओटेक में और भी बहुत कुछ है जो हमें समझने की जरूरत है। बिजली उत्पादन के लिए अलग अलग प्रणालियां होती हैं, जैसे क्लोज्ड साइकिल और ओपन साइकिल। पहले देखते हैं कि क्लोज्ड साइकिल कैसे काम करता है। क्लोज्ड सिस्टम में बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन को शक्ति देनी होती है। इसके लिए अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव में अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट -33 डिग्री सेल्सियस होता है। समुद्र की सतह पर मौजूद गर्म पानी को वाष्पित करने के लिए हीट एक्सचेंजर के जरिए पंप किया जाता है। ये वाष्प टर्बो जनरेटर को चलाने में मदद करता है। दूसरे हीट एक्सचेंजर से ठंडा पानी पंप किया जाता है, जिससे कि वाष्प ठंडी हो जाए और पानी में बदल जाए। इसी तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है। और अब जानते हैं कि ओपन साइकिल सिस्टम कैसे काम करता है। ओपन साइकिल सिस्टम समुद्र की सतह पर मौजूद गर्म पानी से निकलने वाली वाष्प की मदद से बिजली पैदा करता है। समुद्र की सतह का गर्म पानी पहले लो प्रेशर फ्लैश चेंबर में जाता है, जहां वो उबलने लगता है। इस लो प्रेशर कंटेनर में वाष्प अपना लवण और संदूषित पदार्थ छोड़ देता है और टरबाइन जनरेटर से गुजरते हुए बिजली पैदा करता है। इसके बाद कंडेंसर में मौजूद ठंडे तापमान और समुद्र की सतह पर मौजूद ठंडे पानी की मदद से यह जमना शुरू करता है। इस प्रक्रिया से हमें साफ पानी मिलता है, जिसे पीने के लिए, सिंचाई के लिए और मछली पालन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओटेक अभी भी ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काफी नई तकनीक है। आइए अब हम वर्तमान में परिचालन कर रहे और जल्द ही दुनिया भर में शुरू होने वाले ओटेक संयंत्रों के बारे में जानें।
2013 में जापान के कुमेजिना आइलैंड पर ओटेक का ओकिनावा प्रीफेक्चर डीप सी वाटर संयंत्र लगाया गया। अगस्त 2015 में हवाई में शुरू हुआ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट मकाई ओशन इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया। ये पहला क्लोज्ड साइकिल ओटेक संयंत्र है जो अमेरिका के विद्युत ग्रिड से जोड़ा गया है। भारतीय महासागर में रीयूनियन द्वीप पर DCNS लेबोरेटरी सुविधा भी ऐसा ही एक उदाहरण है। जुलाई 2014 में अकुयु एनर्जी और DCNS समूह द्वारा नेमो प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। अगर ये सफल हो जाता है तो 16 मेगावाट सकल 10 मेगावाट शुद्ध अपतटीय संयंत्र होगा, जो अब तक की सबसे बड़ी ओटेक सुविधा है। ओटेक में भारत का पहला उद्यम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा 1 मेगावाट का ओटेक प्लांट डिजाइन करने के साथ शुरू हुआ, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। ये एक तैरता हुआ संयंत्र था जहां 72 मीटर लंबे सागर शक्ति नाम की नाव पर सभी प्लांट लगे हुए थे। इसमें वाष्पीकरण और निर्जल अमोनिया को ठंडा करने के लिए बड़े प्लेट वाले हीट एक्सचेंजर्स शामिल थे। अमोनिया हैंडलिंग उपकरण और समुद्र की सतह और गहराई वाले पानी को पंप करने के लिए पंप भी लगे हुए थे। उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन से बने 1 किलोमीटर लंबे ठंडे पानी के पाइप को तूतीकोरिन बंदरगाह में वेल्ड किया गया। हालांकि ठंडे पानी के पाइप को नाव से जोड़ा नहीं जा सका। इस मेगा अभ्यास की मदद से ये सीखने में मदद मिली कि महासागर थर्मल ग्रेडियंट को साफ पानी पैदा करने के लिए कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। As I already said that OTEC is a green technology. We have vast oceans around our subcontinent, and this ocean thermal gradient technology can be used to generate electricity as well as negate water for the especially the people who are staying along the east as well as west coast. And as all of us know that we are trying to generate more green energy instead of burning coal as well as petrol. So as Government of India is committed for more green technology for producing energy in terms of solar as well as wind. So ocean energy also will be very important aspect. So we have not done much research on developing ocean energy technology. So this will be a unique technology. Once it is successful, we can generate electricity from ocean thermal gradient, and that will be very pure green technology, which will be adding to the initiatives of Government of India for investing more in developing green technology other than using fossil fuels. NIOT ने पर्यावरण के अनुकूल तरीके से समुद्र के संसाधनों का उपयोग करने के लिए एक कुशल प्रणाली विकसित की है। दूर दराज के द्वीपों में पानी की कमी को दूर करने के उद्देश्य से इसने लक्षद्वीप के कवरत्ती, मिनिकॉय और अगात्ती द्वीपों में कम तापमान वाले थर्मल डीसैलिनेशन यानी LTTD तकनीक पर आधारित डीसैलिनेशन संयंत्रों को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। वाष्पित समुद्र के पानी को पानी में बदलने के लिए सतह कंडेंसर का उपयोग करके डीसैलिनेटेड पानी का उत्पादन किया जा सकता है। ये तब किया जाता है जब वाष्पीकृत सतह का पानी अपनी सभी अशुद्धियों और अतिरिक्त नमक को खोने के बाद शांत गहरे समुद्री जल के संपर्क में आता है और अपनी तरल अवस्था में आ जाता है। ये दोनों पानी एक जैसे हैं, सिर्फ एक फर्क है कि ये पानी पीने के योग्य है या समान खपत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। आज लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश में कवरत्ती, मिनिकॉय और अगात्ती के द्वीपों में ताजा पानी के उत्पादन की कोशिशों ने उत्साहजनक परिणाम दिखाए हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप में 6 और द्वीपों में डीसैलिनेशन संयंत्र स्थापित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। ये जगह हैं अंद्रोथ, अमीनी, कालपेनी, चेतलत, कदमत। These plants have execution has already been started, and then we are likely to complete these plants by May 2020. Once all these plants are in place, the water problem in the Lakshadweep is almost resolved. The beauty of this technology is it is environmentally friendly and easy to operate. In fact, the plants have been operated by the local islands, even they are unskilled. Once these plants have been established in Lakshadweep, the same technology can be extended into other parts of the
Arabian Sea like Maldives, Mauritius and Seychelles. And it is also can be extended to other islands of Pacific Ocean. 2005 में जब कम तापमान वाले थर्मल डिसैलिनेशन संयंत्र लगाए गए, तभी से यहाँ रहने वाले लोगों की और घूमने आए लोगों की सारी समस्याएं या तो कम हो गईं या खत्म हो गईं। One of the major issues in Lakshadweep was availability of safe drinking water. After NIOT, there is a huge shift which I have seen personally. Two things I have noticed. One, the waterborne diseases, it has come down drastically. Earlier we used to have plenty of diarrheal diseases. We used to even call it as a seasonal diarrhea. We used to have this, we used to call in our island language, used to call jackfruit season or mango season, in which the diarrheal diseases used to come in crops. This has almost disappeared in Kavaratti. I have not seen many cases for the last few years. And another interesting point which I have noticed is the incidence of renal stones has come down also markedly. We used to have plenty of renal stones. Like every other day, you used to get a call from the hospital with a loin to groin pain, patient coming with perfuse setting, then ending up in hematuria and all. And we used to pick up stones by ultrasound. Now the incidence is coming out rapidly. When I take the history of these patients, what interesting point I asked them whether what kind of water do you drink? You drink the road water. That is the way we used to address this NIOD water. Road water, yes. I don't find 99.9% of the people who come with urinary colic are those which drink the well water. Before 2005, we had lots of problems with the drinking water because we have only two sources, that is groundwater and rainwater. We know in Lakshadweep, in Kavaratti, we are facing the problem of drinking water because we are getting salty water from the ground. So by the coming of NIOT, the desalination plant only, gradually we reduce the problem of drinking water. Today we are getting the water for drinking by NIOT. Before getting a desalination connection in Lakshadweep, people were faced very difficulties to get water to drink and for cooking. After getting the NIOT connections, we are getting fresh water for cooking. NIOT की LTTD तकनीक ने लोगों की जरूरतों का पूरा ख्याल रखा है। इलाके में पीने का शुद्ध पानी मिलने की वजह से द्वीप के लोगों का उत्साह और द्वीप की उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। इन कोशिशों की वजह से ही लक्षद्वीप अब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और देश के लिए राजस्व भी आकर्षित कर सकता है। NIOT आने से हमारे पीने का पानी और खाना पकाने का पानी से हमको दिक्कत थी पहले, अभी तो वो तो सॉल्व हो गई। इसलिए तो अभी ज़्यादा NIOT के ज़रिए से हम लोग हमारा ये पूरा कवरती अभी कवर हो गई है NIOT के पानी से। इसलिए तो हमारा बच्चे और हम लोग अच्छा पानी पी सकते हैं NIOT के ज़रिए से। आई एम रसीना, मैं कवरती में रहती हूँ। हमारी दुकान है। पहले ड्रिंकिंग और कुकिंग वाटर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम था। NIOT आने के बाद वो फ्रेश वाटर का प्रॉब्लम है, वो सब सॉल्व हो गया। Yes, now we are getting good fresh water for cooking and drinking. Now we are so happy. चेन्नई के पल्लीकरनई में NIOT परिसर में ऊर्जा और डिसैलिनेशन प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इस प्रयोगशाला में ओपन साइकिल ओटेक, क्लोज्ड साइकिल ओटेक और थर्मल डिसैलिनेशन पर अनुसंधान किया जा रहा है। प्रयोगशाला में सभी प्रक्रिया उपकरण ओपन और क्लोज्ड साइकिल के लिए सब कुछ स्वदेशी तरीके से NIOT के वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। ये परीक्षण अत्याधुनिक उपकरण और डेटा अधिग्रहण प्रणाली से लैस है। ये सुविधा भारत में ओटेक के विकास और डिसैलिनेशन प्रौद्योगिकी के लिए फायदेमंद साबित होगी। चेन्नई में महासागर प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय संस्थान NIOT ने कुछ ऐसा विकसित किया है जो वास्तव में आने वाले वर्षों में मीठे पानी और ऊर्जा की कमी की समस्या की कुंजी है। NIOT is going back to the drawing board and we are now going to use OTEC to power desalination
again in the island of Kavaratti. So the result is going to be a first ever plant which makes power from the thermal gradient in the ocean, simultaneously powering desalination, which makes it a clean and green and sustainable plant, a model for the future. In this plant, the power will be made using the open cycle of the OTEC process, wherein no ammonia or any working fluid is being used. It is just the water vapor. So this will run a turbine, and the cold water will be continuously pumped up from a very long pipe. So there are two very major challenges in this new project that NIOT is taking up. One is the indigenous development of this turbine, and the second is the deployment of an extremely long cold water pipe which has to pump very cold water from nearly 1000 meters of water depth. This combined or hybrid plant can pave the way to scaled up plants which can be offshore and which can serve the needs of the mainland. While OTEC continues to be a baseload power, combining it with desalination has advantages of power generation and water together throughout the year, and continuous supply which can be really useful for the densely populated coastal regions of India. भारत के इस ओटेक संयंत्र को कवरत्ती में स्थापित करने का नया उपक्रम जब सफल होगा तो अन्य थर्मल ऊर्जा बनाने वाले देशों के बीच भारत का अपना मकाम होगा। ये भारत का पहला ओटेक संयंत्र होगा जो दुनिया का एकमात्र सक्रिय ओटेक संयंत्र है। लक्षद्वीप के द्वीपों पर NIOT का प्रयोग इस बात का सूचक है कि आने वाले समय में देश के समुद्र तट के साथ साथ देश के जल संकट को प्रभावी ढंग से हल्का किया जा सकता है। ओटेक संयंत्र की स्थापना के साथ ऊर्जा की कमी की चिंताओं को सिर्फ हल नहीं किया जाएगा बल्कि उत्पादकता में वृद्धि और पुनरावृत्ति को भी सामने लाएगा। हमें अभूतपूर्व संसाधनों वाले भारत का सपना देखना चाहिए जिसके मूल्यवान अणु कभी व्यर्थ नहीं जाते।